अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़े ज़माने बाद हैदराबाद प्रेस क्लब आया हूँ। मेरे ख्याल में जो पहले पिछले हमारा एक जलसा हुआ था, उसके बाद मेरा ये हैदराबाद प्रेस क्लब है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो की हैं, लेकिन प्रेस क्लब में पहली दफ़ा आना है, तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब दो तीन बातें मैं यहाँ करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो आजकल डिबेट सारी है इस मुल्क में, वो बजट के ऊपर। सूबाई बजट तो भी आना है, लेकिन जो फेडरल बजट आया है और उसके अंदर जो तमाशे नज़र आ रहे हैं, और मैं सारी कौम से पूछना चाहता हूँ कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर जनाब जो बड़ा इल्ज़ाम लगाते थे, ख़ास तौर पे ये जो लॉन्ग मार्च करते रहे, कोई सिंध से निकला, कोई उधर बिलावल साहब पूरा लेके अपना टब्बर, और उधर मरियम साहबा, वो 2.5-3 साल से जो उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ था, वो क्या था? वो था जनाब कि जी महंगाई बहुत है, यानी कि दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन थी। 2-2.5 साल कोविड में हमारे फंसे रहे, उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि महंगाई बहुत है। फिर जो कुछ इत्तेहादी जमातें थीं, उनमें से एक हमारे दोस्त कुछ इस शहर में भी इलेक्ट होके आए थे, उनमें से एक कह रहे थे कि जी अगर गाड़ी ख़राब, पेट्रोल महंगा है तो मोटरसाइकिल ख़रीद लें, और मोटरसाइकिल वाले साइकिल ख़रीद लें, और साइकिल वाले शायद गधा गाड़ी ख़रीद लें। तो उन्होंने भी ये आखिर में बोला कि जनाब महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। तो मैं बड़े आसान से कोई सवाल पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे हैदराबाद में, कि ज़रा देखें कि आज के हालात क्या हैं। ये पिछले 2 महीने में इन्होंने क्या किया है, ये मुझे कोई बताए कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन ऊपर गई है कि नीचे गई है। पता चला जी वो ऊपर चली गई। बिजली की कीमतें यानी कि एनर्जी कॉस्ट, वो ऊपर गई है कि नीचे? वो भी ऊपर चले गए। तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल, ऊपर गया है कि नीचे? वो तो एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया उसके ऊपर, 60 रुपये बढ़ा दिए और कहते हैं और बढ़ाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ऊपर गई है कि नीचे? वो भी ऊपर चले गई। और नीचे क्या गया? फॉरेन रिजर्व्स नीचे, आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे, आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग मूडीज की और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की नीचे, आपकी स्टॉक मार्केट वो भी नीचे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग वो भी नीचे, सारी चीज़ें तो नीचे चले गई, फॉरेन रिजर्व्स इंक्लूडेड, और महंगाई खुद ऊपर चली गई। तो जो आपने तमाशा लगाया था, जो आपकी जस्टिफिकेशन थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम आपने लगाए थे, वो तो सारे आपने खुद कर दिए। इतने ये कभी हुए ही नहीं, यानी कि इतनी इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और जो होने जा रही है, कल में एक इकोनॉमिस्ट ने ट्वीट की थी बैठ के, शायद अमेरिका से ही, उसने कहा कि एक्चुअल फिगर तो तकरीबन 40% पे चला गया। ये झूठ बोल रहे हैं 11.5-13% पे। टैक्स कलेक्शन हमारी हुकूमत में क्या था? हम कितने पे छोड़ के गए? 6.1 ट्रिलियन। हमें मिला क्या 2018 में? 3 ट्रिलियन। एक्सपोर्ट हम कितने पे ले गए थे? 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। हमें मिली क्या थी? 24.7 बिलियन। हर चीज़ इन्होंने उलट कर दी है 6 हफ्ते में। और बेगैरतों की तरह फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली खड़े होकर कह रहे हैं कि जी सब पिछड़ा हमें मिला। पिछला तो खाली डिब्बा आप छोड़ के गए थे डायनामिक्स में।
और उसके बाद क्या होता है इनकी हुकूमत आने के बाद कि जितनी भी पाकिस्तान की और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कहती हैं जी जीडीपी ग्रोथ रेट आपका 6% पे पहुंचने वाला था, कोविड के बावजूद चीज़ें ठीक हो गई थी। तो फिर ये जो पूरी एक बाहर की साजिश हो के जो रजीम चेंज हुई है फॉरेन फंडेड, जिसमें ये सारे साजिशी मुलव्विस थे, इसका फ़ायदा क्या हुआ आवाम को? आवाम को आपने डुबा दिया। लोग जो हालात जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ हैदराबाद प्रेस क्लब में बैठ के बता रहा हूँ, अगर यही इसी तरह के हालात चलते रहे, जो हैंडलर्स हैं जो इस सारी कहानी के तमाशे के पीछे थे, जी जरदारी, और ख़ास तौर पे वो तो खुद कहता है बिलावल कि सारा काम जरदारी हाउस से हुआ। जरदारी खुद कहता है कि जी हमने किया और जो बाइडन बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने। तो भाई अगर अच्छा दोस्त है तो फिर IMF से अभी तक नेगोशिएट क्यों नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्ट? अमेरिका से मदद क्यों नहीं मिल रही? यही कह रहे थे ना ले आएंगे, हमारा दोस्त है। यही कह रहे थे कि बाकी सारे लोगों से हमारी मदद आ जाएगी कि जी तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी पे, उस हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी पे तनकीद कर रहे थे जो आज से 2.5 महीने पहले यानी कि 22 मार्च को 57 इस्लामिक मुल्कों के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की OIC कॉन्फ्रेंस कराती है, दूसरी दफ़ा, जिसमें चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर आके की नोट स्पीकर गेस्ट तकरीर करता है। वो फ़ॉरेन पॉलिसी ख़राब थी और ये अपना कशकोल लेके पहुंच गए टर्की और उन्होंने कहा कि जी हमारे अभी हम अपने इन्फ्लेशन हम हालात देख रहे हैं, हमारे पास तुम करने क्या आए हो? सियासत में और गवर्नेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटिसिपेशन, जो एक लीडर को ज़रूरत है। यानी कि आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है हालात को देख के कि आगे क्या होने वाला है। ये आप प्रिडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप फैसले करते हैं। यही चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे मशावरत करके, सारे स्टेक होल्डर से मशावरत करके रूस के दौरे पे गए थे और उस रूस के दौरे में ये गुफ्तगू हुई जो कि कल नहीं 2 दिन पहले जो रूस का पाकिस्तान में कराची में जो काउंसिल जनरल है उन्होंने कह भी दिया कि जी इमरान खान साहब के दौरे रूस में तेल की और आटे की यानी गंदम की और गैस की डिस्काउंटेड रेट पे पाकिस्तान के ख़रीदने की बातचीत हुई थी। वो कह रही थी मुआहिदा दिखा दें। ये मुआहिदे ऐसे नहीं होते एक गजर का मुआहिदा हो गया। आप बैठते हैं, आपकी बातचीत होती है, फिर आप वापस आते हैं, आप ख़त लिखते हैं, फिर MOU बनता है, कैबिनेट अप्रूव होता है। उससे पहले ही आपने सारा तमाशा लगा दिया। और आप कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि जी अगर सैंक्शन नहीं लगे हमारे पे तो हम रूस से सस्ता तेल ले लेंगे। तो क्या हिंदुस्तान पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या श्रीलंका पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या यूरोपियन यूनियन पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या जर्मनी पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या इटली पे सैंक्शन लग रहे हैं? वो सब खरीद रहे हैं। और खुद जाके बिलावल वहां कह रहा है बैठ के वाशिंगटन DC में या शायद न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इमरान खान का दौरा ठीक था और उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक थी। तो तुम इधर क्या करने आए हो फिर? अगर सब कुछ ठीक था और अब सब कुछ खराब हो गया है तो फिर ये हुआ क्यों सारा तमाशा ड्रामा? मैं क्लियरली बताता हूं, ये जो आपके ऊपर या हमारे ऊपर जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, जिसका हैशटैग दुनिया में नंबर 1 हो गया है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो सिर्फ 2 वजूहात से की गई है। एक अंदरूनी वजह है और एक बैरूनी वजह है। अंदरूनी वजह यह है कि ये चोरों के केसेस बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचने लगे थे, ख़ास तौर पे मकसूद चपरासी के, जिसका
हार्ट अटैक हो गया जिसको, इंतकाल कर गए वो। और मज़े की बात ये, डॉक्टर रिजवान भी इंतकाल कर गए, इन्वेस्टिगेटिंग जो 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 ऑफिसर थे। प्रोसिक्यूटर साहब की भी तबीयत ख़राब हो गई। शाहीन सफाई साहब आपकी कम्युनिटी से, उन्होंने परसों एक ट्वीट किया है, अली जैदी आप भी अपना ख्याल करें क्योंकि आप भी माफिया से लड़ रहे हैं। तो ये बाकी सारे लोगों का क्या हो रहा है, ये उन्होंने ट्वीट की है। तो अंदरूनी क्या थी, अपने आप को ये करप्शन केसेस है जिसमें ये बिल्कुल पकड़े जाने वाले थे, उसकी बावजूद कि इन्होंने अपने लोग, अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने पुलिस वाले, अपने अपने हर जगह पे अपने लोग फिट किए हुए हैं, लेकिन वो इतने ब्लैक एंड वाइट, जुडिशरी के अंदर भी इन्होंने तमाशा किया। सारी दुनिया को पता, रिकॉर्डिंग सुनी है दुनिया ने। और वो कहती भी आई है मरियम के मेरे पास सारे, इनकी भी रिकॉर्डिंग है, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। मुझे नहीं समझ आता कि कोई घरेलू खातून बैठ के रिकॉर्डिंग क्या देखती हैं। वो अपनी करप्शन बचानी थी, किसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा के, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटा के, ये नैब का जो उन्होंने कानून पास किया ये करवाना था। बाकी कानून में तब्दीली लानी थी ताकि अपने आप को बचा सके। और ये सारे बैरूनी साजिश के हाथ में खेल गए, जो पाकिस्तान की जो अमेरिकन इंडो इजराइल एक पूरी लॉबी चल रही है, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहती, ये उस बैरूनी साजिश के हाथ में खेले। और इस मुल्क का उन्होंने, जो कि बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चढ़ गया था, इकोनॉमिकली भी और गवर्नेंस में भी, उसकी तबाही करने की कोशिश की। लेकिन कौम एक तरफ खड़ी हो गई और ये 3.5 चूहे एक तरफ खड़े हो गए। कौम खड़ी हो गई इमरान खान साहब के पीछे, जहां वो जलसा करते हैं लाखों आदमी निकल आते हैं। पाकिस्तान के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी समझ आ गई है कि यहाँ क्या हुआ। जिनकी बदौलत ये मुल्क चलता है, वो रेमिटेंसेस भी गिरना शुरू हो गई हैं उनकी। तो वो सारी दुनिया ने और सारी दुनिया में पाकिस्तानियों ने देख लिया, पाकिस्तान में भी देख लिया कि ये सारे के सारे फॉरेन फंडेड एक्सपोज हो गए। एक तरीके से अच्छा भी हुआ, क्योंकि जब भी अगला इंतखाब होगा, कौम के सामने नज़र आ जाएगा कि बैरूनी साजिश के अंदर मुलव्वस ये 3.5 चूहे एक तरफ होंगे और इनके पीछे इनके आली मवाली होंगे, और कौम सारी तरह इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसलिए ये आज इलेक्शन से भी घबरा रहे हैं। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है इस वक्त पब्लिक का। ये इन हाउस चेंज करके आए हैं। सिंध हाउस में जो होता रहा वो सारी दुनिया ने देखा इस्लामाबाद में, उसी से इन हाउस चेंज करके आए, खरीदो फरोख्त करके। और अब इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। कल मिफ्ता इस्माइल साहब से सवाल पूछा गया, फाइनेंस मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी साहब ने सवाल पूछा कि जी जो 7 अरब डॉलर्स का गैप है जो आपने बजट में IMF का और CPEC का जो फिगर कोट नहीं किया हुआ, वो किधर गया है? और ये जो आपने बजट पेश किया है, इसके साथ आपने डॉलर को किस हिसाब से पैक किया है? यानी कि रेट क्या लिया है आपने डॉलर का रुपए से? बता दें। 250 रुपये लिया है, 260 रुपये लिया है, 100 रुपये लिया है, 200 रुपये लिया है, आज का रेट लिया है, जो गिरने जा रहा है वो लिया है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो पहले वाले सवाल का कहते हैं कि ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं जवाब देंगे, और दूसरे वाले का कहते हैं इस सवाल का मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। यानी कि ये बाहर से पढ़ के आने के बाद 3 साल टीवी के ऊपर झूठ बोलता रहा, बकबक करता रहा बैठ के, मिफ्ता झूठे नंबर देता रहा, और उसकी अपनी कंपनी पे मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है, और टीवी पे बैठ के कह रहा है जी हालात बड़े ख़राब है। उसकी तो अपनी कंपनी का मुनाफा सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा था, बढ़ती चले जा रही है। अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था बैठ के। मैं रोज़ कह रहा हूँ कि भाई मुझे तुम अदालत में ले जाओ ना, मेरे पे डिफेमेशन का लॉ सूट करो,
मैं बताऊंगा अदालत को कि अफगानिस्तान से तुम कैसे काले का धंधा करते हो, पैसे की, काले पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दूंगा, होना कुछ नहीं है। जब एक दफ़ा ये अदालत में लेके जाएगा मुझे, फिर मैं बताऊंगा इसको वहाँ जाके पूरी अदालत को, फिर अदालत सवाल पूछेगी। ये अदालत से भी भाग रहा है जैसे साफियों के सवाल से भागता है। अगर ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है और एक मनी लॉन्ड्रर आपका प्राइम मिनिस्टर है, और उसका बेटा जो दूसरी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वो आपका चीफ मिनिस्टर है, और एक आदमी जिसके ऊपर कत्लों के मुकदमे हैं, दहशतगर्दी की पुष्पनाई करता था वो कराची में बैठ के, पीपल्स पार्टी को तबाह करके जरदारी माफिया बना दी वो, और उसका एक बिगड़ा हुआ बेटा जिसने जिंदगी में 5 रुपए नहीं कमाए, वो आपका फॉरेन मिनिस्टर है। और एक शख्स जिसको गुटखा किंग कहते हैं कराची में, गुटखा किंग, समझते हैं आप गुटखा किंग का क्या मतलब है? गुटखा किंग उजैर बलोच के JIT में उसका नाम लिखा हुआ है, कत्ल गारत में मुलविस है। वो आपका हेल्थ मिनिस्टर है, और 70% आपकी काबीना बेल पे बाहर है, और बाकी जो रह गए उन सब पे केसेस बने हुए हैं। जाली डिग्री भी है शाजिया मरी की, CM जाली डिग्री पे बैठा हुआ है। जिस केस पे आपने फैसल वाडा को फारिग किया, वही केस मुराद अली शाह का है, डुअल नेशनैलिटी का, वही केस उसका है। याद रखें, एक दफा फारिग हो चुका है वो, फिर अपने कजन को लड़वाया अनअपोज्ड, फिर उसने इस्तीफा लेके खुद खड़ा हो गया। वही केस सुप्रीम कोर्ट में उसका फंसा हुआ है, वो नहीं सुन रहे। ये आपके सारे पाकिस्तान के बड़े नामवर डाकू और चोर अगर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का। और इसीलिए ये इलेक्शन से घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कोई सपोर्ट पब्लिक में नहीं है। अब जरा सिंध की बात कर लें, और बल्दियाती इलेक्शन से पहले मैं ये जो पानी का मसला है, ये तारीख उठा के देख लें। मैं पूरे सिंध के, इस पूरे सिंध की सरजमीन के हर बाशिंदे से कह रहा हूं, आप तारीख उठा के देख लें, जब ये शरीफों की हुकूमत आती है पाकिस्तान में, चाहे ये कोलिशन में हो, दोनों पार्टनर्स इन क्राइम, या ऑपोजिशन में हो, सूबा सिंध में पानी का मसला खड़ा हो जाता है। खुर्शीद शाह की और उनकी ज़मीनों के अलावा बाकी हारी बेचारे भूखे मर जाएं। ये तारीख उठा के देख लें, ये आप सारे साफी जो बैठे सीनियर, ये आप सब रिपोर्ट कर चुके हैं। आप अपनी जाके खुद पिछले पढ़ लीजिएगा कि ये जब इनकी हुकूमत आई सिंध में पानी का मसला, आज ये हाल हो गया है पानी का कि इसको अगर इमीडिएटली अगर बैठ के सूबों में गुफ्तगू ना हुई और अपनी सियासत ना चमकाई, किसानों को क्या, शहरियों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। ये याद रखें, मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, हैदराबाद प्रेस क्लब में, अगर ये ना हुआ, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं आप। दूसरा आ जाए इलेक्शन के ऊपर, मैं ये देखना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी, ऑनरेबल कोर्ट्स के साथ भी। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, मिफ्ता साहब ने एक बड़े मज़े का काम किया। आपको पता है ना वो क्या करते हैं, उनका धंधा पानी क्या है, स्माइल इंडस्ट्रीज़ का। टॉफ़ियाँ बनाते हैं, बबल गम बनाते हैं, लॉलीपॉप बनाते हैं और खिलाते भी हैं पूरी कौम को। इस बजट में जो कलर इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बनता लॉलीपॉप का, और वो जो बाहर से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर ड्यूटी गिरा गिरा के 3% पे शायद ले आए, और सारी दुनिया खामोशी से देख रही है। उनका कितना मुनाफा होगा जाती, वो एक अलग कहानी है। इधर लगा लो ना कुर्सी, वो तमाशा अलग है। अब आ जाए जी ये लोकल बॉडीज पे। लोकल बॉडीज का ये हाल है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोकल बॉडीज़ की डेट अनाउंस होने के बाद, या किसी भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, ये DC कैसे चेंज होते हैं हर इलाके में।
पुलिस वाले कैसे चेंज होते हैं, एसपी डीआईजी लेवल तक, असिस्टेंट कमिश्नर कैसे चेंज होते हैं? कोई इस मुल्क में को पूछने वाला है या ये जरदारी राज चलता रहेगा सूबा सिंध में? ये जो मुराद अली शाह, जिसको मैं कहता हूँ चीफ मुंशी, सीएम माने चीफ मुंशी, पूरे सिंध में दौरे करते घूम रहा है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते घूम रहा है। क्या ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इलेक्शन है, ये अलाउड है? इमरान खान साहब को तो पर्ची भिजवाई थी आपने जलसा करने पे, हमें भी भिजवाई थी कि वहाँ जलसे पे क्यों गए आप उस हल्के में, मैं तो जाके खाली, जबकि ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया था, उसके बाद तो नोटिस भिजवा रही थी ईसीपी। तो अब क्यों सोई पड़ी है ईसीपी? एक हमारे एमपी है रियाज हैदर कराची में, उन्होंने अपना 8300 पे शनाख्ती कार्ड भेजा। मैंने सारे एमपीएस को सबको कहा कि ये फैलाएं मैसेज पूरे सिंध में कि जी 8300 के ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड भेज के अपना वोट चेक करें। आप मोहतरम साफ़ी हजरात से भी गुजारिश है, चेक करते रहें, अभी भी घुमा देंगे ये। वो एमपीए का क्या आ रहा है कि उनका इंतकाल हो गया, वो कह रहा है भाई मैं इधर एमपीए बैठा हूँ, उनको कहा जी आपका इंतकाल हो गया, आपका वोट ही नहीं है। सिटिंग एमपीए, कल असेंबली का सेशन है, उसको मैंने कहा डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना कि भाई मैं बूथ आया है मेरा असेंबली में बैठने के लिए। ये हाल है एसीपी का। सिटिंग एमपीए रियाज हैदर नाज़ाबाद से, क्या हुआ जी? वो तो इंतकाल हो गया उनको। वो कह रहा है यार मैं इधर खुद ही चेक कर रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का हाल है। मेरे अपने घर में मेरे भाई का वोट उठा के जो पता नहीं सारे सदियों से वहाँ दे रहा है, पता नहीं कौन से कोर्ट में फेंक दिया है, उसने कोई ट्रांसफर नहीं कराया। अच्छा जी, प्री पोल ट्रेकिंग का एक और तमाशा, चार डिविजन्स में इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे कैंडिडेट्स को जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे खड़े हैं, और मैं आपको ये खुल के बात कर रहा हूं इसलिए कि वो सारे कोर्ट चले गए, सारे हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हमारे कैंडिडेट्स को थ्रेट किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया। एक को मैंने कहा कि आप छुप जाएं जब तक ये 5 बज जाए ताकि आपका वो ना हो सके, आपके ऊपर प्रेशर ना डाल सकें। उसका उन्होंने कोई सुराग लगा लिया, उसने कि सिम में अपनी डाल दी। उसको पुलिस की गाड़ी में मुंह पे कपड़ा डाल के उठा के लाए सकर, और उसको मार मार के उसे एफिडेविट साइन कराया। उसने बाद में वीडियो रिकॉर्ड की कि मेरे साथ तो ये हुआ है, और वो भी हाई कोर्ट में गया हुआ है। ये तुम अगर 15 साल से बैठे हो और तुम्हारी बिगड़ी भी औलाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जी हमारा तो हेल्थ का निज़ाम इतना अच्छा है कि दुनिया आ रही है। मैं देख रहा हूँ ना अपने कुत्ते घर के, तो ये कभी किसी अंदरूनी सिंध के अस्पताल में इलाज कराने नहीं लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा। ये समझता है कि मजलूम लोग इस कौम के, सिंध के, वहाँ जाके इलाज कराएंगे। बेगैरत तुम सारे पैसे खा गए, पूरी पार्टी तुम्हारी चूस गई है सूबे को। तो वो नहीं कराएगा वो, और उसको मार मार के वो उन्होंने फोर्स करा के उससे भी वो करवा लिया। तुम इतना डरते क्यों हो भाई? इतना अच्छा तुमने काम किया, तुम्हें डर क्या है? और आखिरी बात, फिर आपके सवाल ले लूंगा। इस मुल्क में सबसे सुपीरियर अदारा जो है वो है जुडिशरी, और जुडिशरी को के ऊपर सबसे ऊपर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द ऑनरेबल जजेस। और उन ऑनरेबल जजेस के ऊपर, ब्रदर जजेस के ऊपर सबसे सीनियर जज होता है, उसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि वजीर आजम को बुला के भी फारिग कर देते हैं, और ये हुआ है, तारीख में किया है। अब पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक डिसीजन है, डायरेक्शन नहीं है, डिसीजन है, एडवाइस नहीं है।
उस पर डायरेक्शन का लफ्ज़ है कि फैसला किया ये करना है आपने। ऑर्डर है कि बल्दियाती इंतखाबात होने से पहले जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो सिंध हुकूमत ने करना है। कितने 16 कवानीन में, यानी कि अगर आपको याद हो तो आज से 1-1.5 साल पहले ये खबर चली थी कि जी अली जदी साहब सीएम हाउस से बड़ा नाराज होकर चले गए, बुरा भला कह के। हाँ ये हुआ था, मैं गया था, क्योंकि मैंने इनसे 2000 सितंबर 2020 से ये कह रहे थे कि जनाब डिवॉल्व कर देंगे। जब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की बात शुरू हुई, मैंने इनको कहा, जिसमें असद उमर साहब भी थे, ये अमीनुल हक साहब भी थे जो दोबारा वज़ीर बन गए इम्पोर्टेड हुकूमत के, और मैं था, और इधर से मुराद अली शाह साहब थे, नासिर शाह साहब थे, और वो जिसका भाई ड्रग डीलर है, क्या नाम है, सईद गनी, जिसका भाई के ऊपर पुलिस की रिपोर्ट है, मेरी नहीं, कि मनशियात वो बेचता है। मैंने नहीं कहा, पुलिस की रिपोर्ट है, मैं तो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मैं तो पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरी सिंध पुलिस की रिपोर्ट है, और हमारी हुकूमत आने से पहले की रिपोर्ट है। हम तो वो बता रहे हैं। उसके नाम क्या, फरहान गनी साहब के बारे में लिखा हुआ है। चले छोड़ें, वहाँ पे और 5 कोर भी थी, कमांडर 5 कोर भी थे, और भी इदारों के लोग थे, DGFWO भी थे, DGNDMA जो एक 3 स्टार जनरल हैं वो भी थे, सारे बैठे थे। बारिशों के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, मैंने एक ही कंडीशन रखी थी सबके सामने। मैंने दरख्वास्त ये की थी कि ये सीएम साहब से कहें कि ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो सिंध वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इस सब को डिवॉल्व करें डिवीजन के ऊपर। यानी कि हैदराबाद का बिल्डिंग कंट्रोल अलग होना चाहिए, हैदराबाद की कचरा उठाने का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है हैदराबाद के लोगों के पास होनी चाहिए, सक्खर के लोगों के पास होनी चाहिए, कराची के लोगों के पास होनी चाहिए। आप एक ऊपर पॉलिसी बनाएं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में बैठ के, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो काम करने वाले हैं वो लाखों के हों। इन्होंने फरमाया ये 3 हफ्ते में हम डिवॉल्व कर देंगे जी। आज उस बात को 2.5 साल हो गए। 1 साल तक जब नहीं हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये वादा किया था सीएम साहब, उन्हीं के तब घर में, मतलब सीएम हाउस में बैठ के, तो फरमाते हैं मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। तो मैंने उनसे कहा हम आपस में सब एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। आपका एक सेक्रेटरी 20 ग्रेड का एक फेडरल मिनिस्टर से भी सवाल पूछ रहा है कि सर वो केपीटी का वो कब तक होगा। मैं आपको जवाब उनको भी दूंगा। हम आवाम की बात कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं मैं जवाबदेह नहीं हूँ। मैंने 3 दफ़ा उनसे पूछा, जब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा मैं जवाब देनी हूँ, तो फिर मैंने कहा ना आपका खाना अच्छा है ना आपकी शक्ल अच्छी है, मुझे इधर बुलाया क्यों। मैं चला गया उठ के। आज तक वो नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वो नहीं किया, और उस अहकामात के बाद अगर ये इलेक्शन हो रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसीलिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। कल हमारे वकील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होंगे इंशाअल्लाह, और हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नहीं मानने सिंध हुकूमत ने, तो फिर ये मुल्क चलेगा आगे कैसे। डायरेक्ट ऑर्डर किसी की ज़ात के ऊपर नहीं है, ये पूरे सिंध के हर इंसान के लिए है। अब आपको क्या पता कराची में कचरा कहाँ पड़ा है, या जैकाबाद में गलत बिल्डिंग कौन सी बन रही है, वहाँ के लोकल लोगों को पता है। ये दुनिया का उसूल है कि डिवॉल्व होती है पावर। हाँ सिद्रा, 140A आइन का आर्टिकल जो कोट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन है पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला दिया है, वो नहीं किया उन्होंने। तो ये पूरा जो निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में, सूबाई गवर्नमेंट्स में, वो धक्के दे के जी गवर्नर बना दिया। कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है कि स्पीकर जाके गवर्नर का ओथ ले और वो दूसरों का ओथ ले। वो 20 आदमी फारिग हो गए, वहाँ 20 इलेक्शन हो रहे हैं, वो अभी भी बैठा हुआ है सीएम बन के, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। FIA का बंदा हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाता है,
वो मकसूद चपरासी हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाता है, प्रोसिक्यूटर को हार्ट अटैक हो जाता है। ये तमाशा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको, आखिरी बात याद रखें, पनामा जजमेंट में एक लाइन है, सिसिलियन माफिया। ये इटली में एक जगह है सिसिली, एक आइलैंड है साउथ ऑफ इटली, वहाँ पे माफिया पूरी दुनिया में वहाँ से चला करती थी। न्यूयॉर्क की माफिया भी सिसिलियन माफिया चलाती थी, जवाब वहीं से लेते थे, वो चलाते थे। तो ये पूरा का पूरा जो नून लीग का टब्बर है, जिसके साथ जरदारी भी मिला हुआ है, वो जरदारी कह रहा था मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मुझे भी सिसिलियन माफिया बनना है। वो तो अपने आप को वैसे गॉड फादर समझता है। तो ये पूरा माफिया इस मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। ना इनको आवाम की फिक्र है, ना आपकी फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। इनको सिर्फ अपने बैंक अकाउंटों की, अपने बच्चों की और घर के पालतू कुत्तों की फिक्र है।